भारत का भौतिक विभाजन, संरचना एवं उच्चवाद, इससे पहले हम लोग 2 अध्याय किए हैं, उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स है, जिसका हम लोग 2 अध्याय पहले कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चलिए अभी अध्याय 3 का देखते हैं, सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। ध्यातव्य है कि गोंडवाना लैंड के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद विशाल भारत का निर्माण हुआ है। देखिए, गोंडवाना लैंड के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद विशाल भारत का निर्माण हुआ है। भारत के विशाल आकार के कारण इनके भौतिक स्वरूप में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि उत्तर में हिमालय, चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान है, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह आदि। इन्हें संरचनाओं में भारत के महत्वपूर्ण पर्वत चोटी, पठार, हिमनद, झील, नदी उद्गम, दर्रा, घाटियां, मरुस्थल, कृषि क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, ऊर्जा संसाधन आदि का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.7% भूभाग पर पर्वत है और 18.6% भूभाग पर पहाड़ी है और 27.7% भूभाग पर पठार है और तथा 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भूभाग पर पर्वत है, 18.6% भूभाग पर पहाड़ी है, 27.7% भूभाग पर पठार है तथा 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है, जबकि मैदान एवं तटीय क्षेत्र की ऊंचाई 160 मीटर से भी कम है। झीलों को निक्षेपित होने से बेहद हिमालय में कई घाटियां का निर्माण हुआ है। इनमें कश्मीर में डल एवं बुलर झील अवशेष के रूप में इसके प्रमाण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नजित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप से द्वारा हुआ है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है प्रवाली निक्षेप द्वारा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि समान तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। किसमें? भौतिक विभागों में। भौतिक में 6 बंटवारा हो सकता है। देखिए, पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा भारतीय मरुस्थल, चौथा दक्षिण का पठार और पांचवा द्वीप समूह। देखिए, यहाँ पे मैप भी दिया हुआ है। हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला, उत्तरी मैदान, यह मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वतीय तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए, पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी। हिमालय पर्वत श्रेणी का परिचय देखिए क्या कहता है कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है तथा दक्षिण में गंगा का विशाल मैदान है। हिमालय के पश्चिम से पूरब लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय के पश्चिम से पूरब की लंबाई लगभग देखा जाए तो 2500 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर है। यह चौक अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक के साथ साथ जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। कह हिमालय एक प्राकृतिक रोधक के साथ साथ जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। हिमालय पर्वत पश्चिम में पमीर घाट से शुरू होती है। हिमालय पर्वत पश्चिम में पमीर घाट से शुरू होती है। इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। हिमालय मुख्य रूप से पश्चिम से पूरब की ओर फैला है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसका विस्तार म्यांमार तक है। म्यांमार में हिमालय को अराकन योमा कहा जाता है। म्यांमार में हिमालय को अराकन ओमा कहा जाता है
भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख और 11 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हिमालय का विस्तार है। देखिए हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार के आधार पर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय, बेहद हिमालय जिसको हम बोलते हैं महान हिमालय भी, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। देखिए नदी घाटी सीमा के आधार पर पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। हिमालय का विभाजन 2 तरह से किया गया है, एक उत्तर से लेके दक्षिण की ओर विस्तार के आधार पर किया गया है। उत्तर से लेके दक्षिण की ओर विस्तार के आधार पर किया गया, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बेहद हिमालय हो गया, फिर लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। लेकिन नदी घाटियों सीमा के आधार पर किया गया है पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये 4। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित के आधार पर हिमालय का विस्तार देखा जाए तो देखिए यहाँ पे किया गया है, ये मैप में देख लीजिए। देखिए ट्रांस हिमालय, क्या है ट्रांस हिमालय? भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हो चुका था। इसका सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बती हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय कहता है कि हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा तिब्बत में है, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। लद्दाख में ही काराकोरम, कॉडविन ऑस्टिन, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आता है। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ? तो तिब्बत में स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का विस्तार एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख में है, और लद्दाख में ही काराकोरम है, कॉडविन ऑस्टिन है और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी काराकोरम श्रेणी के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। जो काराकोरम श्रेणी है उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। देखिए कह रहा कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, वो है 7788 किलोमीटर 88 मीटर है। जो कहाँ पे है राकापोसी? तो काराकोरम श्रेणी के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम श्रेणी के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में है कौन? राकापोसी। राकापोसी क्या है? तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। और कह रहा है कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी कॉडविन ऑस्टिन K2 जो 8611 मीटर है। साथ ही भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो 76 किलोमीटर भी इसी श्रेणी में है। काराकोरम अन्य ग्लेशियर जो लद्दाख में स्थित है वल्टोरा ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर आदि। काराकोरम की अन्य ग्लेशियर जो लद्दाख में स्थित है वल्टोरा ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर है। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। देखिए महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसी श्रेणी से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्गम होता है। हिमालय की प्रमुख चोटियां माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर है जो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, कहाँ? तो नेपाल में है। कंचनजंगा 8598 मीटर है, ये भारत में है, सिक्किम में। मकालू पर्वत 8481 है जो नेपाल में है। धौलागिरी 8172 नेपाल में है। नंगा पर्वत 8124 मीटर जो भारत में POK के लद्दाख में। अन्नपूर्णा ये 7817 मीटर है, नेपाल में है। कामेट ये 7756 मीटर भारत में है। नामचा बरुआ 7756 मीटर भारत में है। चलिए नेक्स्ट,
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, कहाँ है? तो नेपाल में है। ट्रांस हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है जो लद्दाख में है। ट्रांस हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लद्दाख में है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, नेपाल और सिक्किम के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित है। देखिए यहाँ कह रहा ट्रांस हिमालय में, यहाँ कह रहा ट्रांस हिमालय में स्थित, ट्रांस हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, लेकिन यहाँ कह रहा भारत में, यही चीज समझिएगा, भारत में और हिमालय में, अगर हिमालय में कहेगा भारत की तो केटू, और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो नेपाल और सिक्किम के बीच सीमा क्षेत्र में स्थित है। धौलाधार पर्वत, देखिए श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, जबकि धौलागिरी नेपाल में है। धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, जबकि धौलागिरी पर्वत नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो नेपाल में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलंगवा कहा जाता है। अब देखिए लघु हिमालय, अन्ना मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय बेहद हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है। जो लघु हिमालय है बेहद हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है। यह भाग छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत कई पर्वत श्रेणी आते हैं। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। घाटी, दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। घाटी किसे कहते हैं? दो पहाड़ियों के बीच गहरे भाग को घाटी कहते हैं। जैसे बेहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां मिलती है, जैसे पश्चिम में कश्मीर घाटी, पूरब में काठमांडू घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी। कश्मीरी घाटी जम्मू कश्मीर में, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। काठमांडू घाटी नेपाल में है। लघु हिमालय की सभी पर्वत श्रेणी घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं। लघु हिमालय के सभी पर्वत श्रेणी सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। कश्मीरी घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए शिवालिक हिमालय, इसका निर्माण शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हिमालय से आने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेप और उसमें बलय पड़ने के पश्चात हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है? तो हिमालय से आने वाली नदियां के अवसादों के निक्षेपण और उसमें बलय पड़ने के पश्चात हुआ है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम तथा दक्षिणी भाग है। शिवालिक श्रेणी पश्चिम में पोतवार के पठार से प्रारंभ होकर पूरब में तीस्ता नदी तक विस्तृत है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1200 मीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच समतल संरचनात्मक मैदान पाया जाता है, जिसे पश्चिम में धून जैसे देहरादून तथा पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार कहा जाता है। कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार आदि भी शिवालिक श्रेणी में स्थित है। देखिए शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली क्षेत्र है। शिवालिक के निचले यानी दक्षिण भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली क्षेत्र है।
सोमेश्वर पहाड़ी बिहार में पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिम पहाड़ी भाग शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। इसे सोमेश्वर की श्रेणी भी कहा जाता है। देखिए, पूर्वांचल या उत्तर पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक मुड़ जाता है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों में मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसाद शैली है से बनी है। पूर्वांचल हिमालय का राजवार विस्तार पूर्वांचल हिमालय का राजवार विस्तार है, जैसे अरुणाचल प्रदेश डफला, मिरी, अम्बोर, मिसमी और पटकाई बूम क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर स्थित पहाड़ी है। देखिए, डफला, मिरी, अम्बोर, मिसमी, पटकाई बूम ये पश्चिम से पूरब की ओर स्थित पहाड़ी है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम ये पश्चिम से पूरब की ओर है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित पटकाई बूम पर्वत श्रेणी भारत को म्यांमार से अलग करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी भाग में पटकाई बूम पर्वत श्रेणी है वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। कांगटो पर्वत 7,090 मीटर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कांगटो पर्वत 7,090 मीटर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का सीमा निर्धारित करती है। देखिए, पटकाई बूम पर्वत श्रेणी भारत को म्यांमार से अलग करती है और कांगटो पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा को निर्धारित करती है। नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती है जो 3826 मीटर है। मणिपुर पहाड़ी तथा लैमातोल पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। लैमातोल पहाड़ी कहाँ? मणिपुर में स्थित है। मिजो पहाड़ी अर्थात लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है। त्रिपुरा यह त्रिपुरी पहाड़ी में स्थित है। असम मिकिर पहाड़ी, रेंगवा पहाड़ी, भूमर पहाड़ी इत्यादि असम में स्थित है। असम में मिकिर पहाड़ी, रेंगवा पहाड़ी, भूमर पहाड़ी इत्यादि असम में स्थित है। मेघालय यहाँ स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब में क्रम है। गारो, खासी, जयंतिया, नोक्रेक पहाड़ी, कैलाश पर्वत और चेरापूंजी पर्वत। सिक्किम कंचनजंगा, संडकफू पर्वत, छोमोयोमो पर्वत, पहुनरी पर्वत इत्यादि सिक्किम में स्थित है। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग पहाड़ी और टाइगर पहाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग पहाड़ी और टाइगर पहाड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पहाड़ी का नाम पटकाई बूम, नागा श्रेणी, मिंजो श्रेणी, ये सब नामचा वर्मा ये सब लिखा हुआ है। ये मैप है। चलिए, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ? मेघालय में है। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय। देखिए, नदी घाटियों की सीमा के आधार पर हिमालय का विभाजन सिडनी बुराई, जिससे सिडनी बुराई ने प्रादेशिक आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए विभाजन किया। इस विभाजन के आधार पर उन्होंने महत्वपूर्ण नदियों को माना है। इसका विवरण निम्नलिखित है। जैसे देखिए, नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। ये जैसे पंजाब हिमालय हो गया, अभी हम लोग पढ़े वो चीज विभाजन। अब ये विभाजन है हिमालय का विभाजन जो नदियों के आधार पर, जैसे पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। देखिए, पंजाब हिमालय क्या है कि यह सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई देखा जाए तो 560 किलोमीटर है। कुमाई हिमालय यह सतलज और काली नदियों के बीच है। सतलज और काली नदी के बीच है और ये इसका लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली और तीस्ता नदी के बीच है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। असम हिमालय की बात करें तीस्ता और दिहांग, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी भी बोलते हैं, इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। देखिए, यहाँ पे हिमालय पर्वत प्रादेशिक विभाजन क्या है? सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र और दिहांग नदी। जो पंजाब नदी है, पंजाब हिमालय है जो सिंधु और सतलज के बीच में है, और कुमाई हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के ऐसे मतलब करके बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट,
देखिए नदी विभाजन हिमालय, हिमालय के प्रमुख दर्रे, अगर यहाँ पे देखा जाए हिमालय के प्रमुख दर्रे तो दर्रा, दर्रा क्या है, पास बोलते हैं, गैप। देखिए पर्वतीय भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। इसका विवरण देखा है लद्दाख, लद्दाख में जैसे काराकोरम, लानकाला, देवसला, अघील, चांगला, खारदुगला आदि लद्दाख में स्थित दर्रा है जो भारत चीन को आपस में जोड़ता है। इन सभी दर्रों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा है। देखिए जम्मू कश्मीर, जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है जो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। जो जिला जो दर्रा है श्रीनगर में है, जो क्या करता है, श्रीनगर में है, श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है, जो जिला दर्रा NH1D घोषित किया गया है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ये जो बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जो जिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। अब देखो बनिहाल दर्रा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसका राजमार्ग A1A है, इसी दर्रा से गुजरता है। राजमार्ग जो है 1A इसी दर्रा से गुजरता है। देखिए यहाँ पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, तो इसको याद कर लीजिए। देखिए जोजिल दर्रा सारे, जो जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये सारे कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। अब देखा जो जिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पे क्या है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमाचल को तिब्बत को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा क्या करता है, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये हिमाचल के लाहौल शहर को स्पीति से जोड़ता है। ठीक है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमाचल के मनाली को लद्दाख के लेह को आपस में जोड़ता है। ये बारालाचा दर्रा। देवासा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये क्या करता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, ये क्या करता है, हिमाचल के लाहौल शहर को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, ये क्या करता है, हिमाचल के मनाली के लद्दाख से जोड़ता है। देवासा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए उत्तराखंड में, देखिए इसमें ट्रिक भी है, शराब जैसे शराब, सिपकिला, रा से रोहतांग और ब से बारालाचा, ये हो गया। अब जैसे मनीला, देखिए मनीला इसका ट्रिक है, उत्तराखंड में है। देखिए माना, नीति, लिपू, मुनिगला। देखिए माना दर्रा कहाँ, उत्तराखंड में, तिब्बत, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है माना दर्रा। नीति दर्रा क्या, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, सारे उत्तराखंड तिब्बत को। मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड और चीन को जोड़ता है। एक खाली मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड चीन को जोड़ता है, बाकी देखो माना दर्रा उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है, नीति दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड और चीन को जोड़ता है। इसका ट्रिक देखता है मनीला, माना, नीति, ऐसे ही माना नीति लिपुलेख, बस। सिक्किम को देखा जाए तो नाथुला दर्रा कहाँ, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में के दौरान, इसी दर्रा से चीनी आक्रमणकारी भारत में घुसा था। देखिए नाथुला दर्रा से ही क्या किया था, जब चीन में भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 के दौरान, तो इसी दर्रा से चीन आक्रमणकारी भारत में घुसा था और इस सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है नाथुला दर्रा। जलेपला दर्रा क्या करता है, ये क्या करता है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। जलेपला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा देखा जाए तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। दीपू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। पांगसौ दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। यांगपा दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है, तो बोमडिला दर्रा है, दीपू दर्रा है, पांगसौ दर्रा है और यांगपा दर्रा है। तो देखिए बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। दीपू दर्रा क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। पांगसौ दर्रा क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। यांग दर्रा क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा ये मणिपुर में है, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू जो दर्रा है मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे दर्रा दिखाया गया, सब लिखा हुआ है। ये बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा।
फिर काराकोरम दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, फिर बोमिंडला दर्रा, यांगपा दर्रा, जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, तुजू दर्रा, माना दर्रा, ये सब थाल दर्रा, घाटी दर्रा, ये सब है। मैप में देखिए कहाँ कहाँ पे है, जैसे जम्मू कश्मीर में हम लोग पढ़े, फिर हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब पढ़े हम लोग, तो उसको देखें। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है वो चीज़ देखना है। मैप में आप लोग देखिए, इस पे थोड़ा नज़र हम लोग मैप भी डालते हैं। तो देखिए मैप में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, देखिए लद्दाख में कौन सा दर्रा पढ़े, काराकोरम दर्रा, ये कहाँ, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में हम लोग क्या क्या पढ़े, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और भुरझील दर्रा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हम लोग एक ट्रिक रखे थे, शराब से क्या पढ़ेंगे, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। देखिए उत्तराखंड का हम लोग ट्रिक रखे थे, मनीला से अगर करें माना, नीति, लेपुलुक, माना, नीति, लेपुलुक। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा और यापा दर्रा हो गया। सिक्किम में जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा हो गया। ठीक, ये चीज़ दर्रा था हम लोग पढ़े हैं। और मणिपुर में तुजू दर्रा पढ़े थे, यहाँ मणिपुर है। तो आप लोग मैप भी देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। देखिए घाटी क्या होता है कि दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। दर्रा क्या था, पास होता था। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो पहाड़ियों के बीच, वैली बोलते हैं घाटी, दो पहाड़ियों के बीच गहरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। जैसे घाटी समानता पर्वतीय राज्यों में मिलता है, इसका आकार समानता यू जैसा होता है। घाटियों से नदियां बहा करती है, घाटियों से क्या बहा करती है, नदियां। खास तौर पर बेहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटी देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो बेहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बहुत सारे घाटी देखने को मिलता है। देखिए राज्य है लद्दाख में गलवान घाटी, मरखा घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी। जम्मू कश्मीर में देखा था तो कश्मीरी घाटी, चिनाब घाटी, लीडर घाटी और गुरेज घाटी होता है। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौर घाटी, स्पीति घाटी, पर्वती घाटी, किन्नौर घाटी और मानला घाटी और चंबा घाटी होता है। उत्तराखंड में देखा जाए तो धून घाटी, फूलों की घाटी, जोहर घाटी, लेलोंग घाटी, धर्मा घाटी। सिक्किम में देखा था तो जुम्बी घाटी और यूथांग घाटी होता है। नागालैंड में जुक्कू घाटी, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी, तमिलनाडु में कंबम घाटी, केरल में साइलेंट वैली और मौन घाटी या शांत घाटी, ये चीज़ होता है घाटी। देखा तो घाटी क्या होता है, तो घाटी होता है कि दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। देखिए साइलेंट वैली अपनी जैव विभिन्नता के लिए प्रसिद्ध है। जो साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्योरा घाटी कहाँ, पश्चिम बंगाल में स्थित है। LAC जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप गलवान घाटी स्थित है। चुम्बा घाटी सिक्किम में है। सिक्किम के समीप भारत, भूटान और चीन के सीमा लगती है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है, प्रोमोवा कहा जाता है। चंद्रा और भागा नदी लाहौर घाटी से निकलती है। चंद्रा और भागा जो नदी है लाहौर घाटी से निकलती है। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी है। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी है। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। मालना घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। धर्मशाला शहर का कांगना घाटी में स्थित है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्पीति घाटी में स्थित है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्पीति घाटी में स्थित है। देखिए घाटी का इसमें दिया हुआ है, मरखा घाटी, कश्मीरी घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, फिर चुम्बा घाटी, ये मैप में दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पांगी घाटी सब करके दिया हुआ। उत्तराखंड में घटून, जोहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा, सिक्किम यूथांग घाटी, ये सब मैप में दिया हुआ। तो आप लोग मैप करके देख सकते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद, देखिए हिमालय के प्रमुख हिमनद काराकोरम श्रेणी जो ट्रांस हिमालय में है, सियाचिन, बाल्ट्रो, ससैनी, हिस्पर, वयाफो, वातुरो, खुर्दोपिन आदि प्रमुख हिमनद है, जहां से भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। यह उद्गम है। लद्दाख में रीमो, पुनमा, रूपल आदि प्रमुख हिमनद है। उत्तराखंड में गंगोत्री, मिलाव, चोराबाड़ी प्रमुख हिमनद है।
उत्तराखंड का विशाल मैदान की बात करें तो देखिए उत्तराखंड का विशाल मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण और विंध्याचल पर्वत के उत्तर 3 प्रमुख नदियां प्रणाली है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इनकी सहायक नदियां के अवसादों के निक्षेपण से इन विशाल मैदान का निर्माण हुआ। देखिए सबसे पहले कह रहा है उत्तर का विशाल मैदान कैसे निर्माण हुआ कि हिमालय पर्वत के दक्षिण और विंध्याचल पर्वत के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणाली है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेप से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक, यह विशाल मैदान लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिम से पूर्व में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर का मैदान सामान्यतः पूरब की ओर ढलान है, अतः अधिकतम नदियां पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह मैदान समुद्र तल से लगभग 50 मीटर से 150 मीटर तक ऊंचा है, समुद्र तल से 50 से 150 मीटर तक ऊंचा है। उत्तरी मैदान में भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा भौतिक लक्षण वाले क्षेत्र मिलते हैं। उत्तरी मैदान में बांगर, तराई, भांगर, खादर, डेल्टा भौतिक लक्षण वाले क्षेत्र मिलते हैं। देखिए उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन किया गया है, तो उत्तर मैदान को मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी मैदान, जिसको हम बोलते हैं पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर मैदान को हम लोग 4 भाग में मोटे तौर पर बांट सकते हैं। पश्चिमी मैदान, जिसको पंजाब का मैदान बोल सकते हैं, राजस्थान का मैदान और गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए ये मैप दिया हुआ है, पंजाब का हरियाणा मैदान, फिर ये चीज ऐसे करके बांटा हुआ है। पंजाब का मैदान हो गया, राजस्थान हो गया, इधर देखा जाए तो गंगा का मैदान हो गया, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। मैदान की बात करें तो पंजाब का मैदान का निर्माण झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज नदी के अवसादों के निक्षेप से हुआ है। रावी और ब्यास के दोआब को बाहरी दोआब कहते हैं, रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहते हैं? बाहरी दोआब कहते हैं। ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को बिस्ट कहते हैं। दोआब कहते हैं, कहा जाता है महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है। दोआब, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। राजस्थान का मैदान विस्तार देखा जाए तो अरावली के पश्चिमी में भारत के पाकिस्तान सीमा तक विस्तृत है। राजस्थान का मैदान देखा था अरावली के पश्चिम में भारत के पाकिस्तान सीमा तक विस्तृत है। राजस्थान मैदान के प्रमुख स्थलाकृति बालू का स्तूप है। इस मैदान के पूर्वी भाग में कई पहाड़ियां हैं जिन्हें टोर कहते हैं। राजस्थान के मैदान के प्रमुख स्थलाकृति बालू का स्तूप है। इस मैदान के पूर्वी भाग में कई पहाड़ियां हैं जिसे हम क्या कहते हैं? टोर कहते हैं। लूनी राजस्थान मैदान की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। राजस्थान मैदान में सांभर, डेगरा, दीदवाना, कुचापन प्रमुख खारे पानी के झील हैं। सांभर भारत की सबसे बड़ी अतः स्थलीय खारे पानी का झील है। राजस्थान के मैदान में स्थित उर्वरक भूमि को रोही कहा जाता है। गंगा का मैदान देखिए यमुना नदी से पूर्व बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक यह फैला है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तक पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। गंगा के मैदान का ढाल समानतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। गंगा का मैदान मुख्यतः उत्तर दक्षिण मैदान में बांटा है, उत्तर और दक्षिण मैदान में बांटा है। गंगा के उत्तरी मैदान के प्रमुख नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला, महानंदा आदि, जबकि दक्षिण मैदान के प्रमुख नदियां सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, अजय आदि। इन सभी नदियों के अवसादों के निक्षेप से गंगा के मैदान का विस्तार हुआ है। उत्तरी गंगा के मैदान के नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, जिसके कारण यहाँ छाड़न झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार होता है। दक्षिण गंगा के मैदान की नदियां ग्रीष्मकाल से सूख जाती है या जल की पतली धारा चलती रहती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जला और टाल कहा जाता है। वर्षा के समय पानी भर जाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान निर्माण ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदी सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, मानस आदि के अवसादों के निक्षेप से बनता है। विस्तार देखा तो असम में सदियों के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के बीच से होकर गुजरती है। इस नदी के बीच
स्थित मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली जो है ना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारतीय मरुस्थल ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर है उससे भी कम, उसे मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान का थार मरुस्थल इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। थार मरुस्थल यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा, इसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। थार मरुस्थल की प्रमुख स्थलाकृति स्थानांतरित रेतीले टीले छत्रक चट्टाने और मरु उद्यान है। यहाँ बालू के टीलों बरखान का विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ का एकमात्र बड़ी नदी लूनी है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग पंजाब में, हरियाणा और गुजरात में फैले हैं। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल कहा जाता है। सफेद मरुस्थल कच्छ के रण को कहा जाता है। देखिए राजस्थान है, उसके बारे में मतलब वो बताया, मैप दिखाया गया। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण अति प्राचीन पंजिया से बने गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कई वर्षों बाद पुनः टूटा और आगे बढ़ यूरोपियन प्लेट से टकराया, जिससे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। इसका आकार त्रिभुजाकार है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो अति प्राचीन मतलब पंजिया से बने गोंडवाना लैंड किससे बना, तो पंजिया से बना, उसका हिस्सा है जो कई वर्षों बाद पुनः टूटा और आगे बढ़ यूरोपियन प्लेट से टकराया, जिससे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। इसका आकार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ी है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ी है। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ी स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर और पूर्वी भाग की ओर है, जबकि दक्षिण भाग का ढाल पूरब की ओर है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर में और पूर्वी की ओर है, जबकि दक्षिण भाग का ढाल पूरब की ओर है। दक्षिण भाग का जो है उसका ढाल कहाँ, पूरब की ओर है। ऊंचावाच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार का 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि भाग, उत्तरी पूर्वी पठार। 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है प्रायद्वीपीय पठार को। एक दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि भाग, उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में है। दक्कन के पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में फैला है। दक्कन के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में पूर्वी घाट, पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में स्थित है। इसका विस्तार निम्नलिखित है। दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्वी में पूर्वी घाट, जो तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ी में आपस में दोनों मिल जाते हैं। पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से प्रणाम होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसे सत्याद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से प्रणाम होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसे सत्याद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों महाराष्ट्र में कालसुबाई और महाबलेश्वर। महाराष्ट्र में कालसुबाई और महाबलेश्वर की पहाड़ी है। उत्तर से दक्षिण कर्नाटक में बाबू बुदन की पहाड़ी है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है। केरल एवं तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ी है। केरल में कार्डमम की पहाड़ी है। इसको इलायची भी कहते हैं, इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे हैं, जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है।
जो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। जो थाल घाट दर्रा है कहाँ महाराष्ट्र में है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में है जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा जो पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा जो है केरल में है जो पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है। सीनकोटा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। देखिए थाल घाट दर्रा जो है ना मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है। और सीनकोट दर्रा जो है वो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक लगभग 1800 किलोमीटर में विस्तृत है, अर्थात उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तार है। पूर्वी घाट बीच बीच में कटा छटा है जिसे होकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों बहती है। अतः इस क्षेत्र में कई अलग अलग पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जैसे उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी पहाड़ी, तमिलनाडु में अन्नामलाई, पंचामलाई, शिवराय, पालनी, बेलगिरी, जवादी, सिलमलाई पहाड़ी। देखिए इसमें मैप में दिया हुआ है तो आप लोग मैप भी देख लीजिएगा। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट यहाँ पे मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी, देखिए पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी आपस में एक दूसरे से नीलगिरी क्षेत्र में मिलते हैं। नीलगिरी क्षेत्र मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक और केरल क्षेत्र में भी मिलता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोटाबेटा है जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है कौन सा? डोटाबेटा। नीलगिरी क्षेत्र में डोटा नामक जनजाति निवास करती है जो मूलतः पशुपालन होते हैं। इस जनजाति में शिशुवध प्रथा तथा बहुपति विवाह का भी प्रचलन दिखाई देता है। यहाँ पे अनाईमुंडी यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुंडी केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट या दक्षिण भारत का हिमालय भी कहा जाता है। अनाईमुंडी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का एवरेस्ट या दक्षिण भारत का हिमालय भी कहा जाता है। अनाईमुंडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। इसके उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी, दक्षिण में इलायची की पहाड़ी और पूर्व में पालनी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। महाराष्ट्र में सतमाला पहाड़ी, अजंता पर्वत श्रेणी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, पालघाट पर्वत श्रेणी इत्यादि स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसुबाई, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसुबाई है जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के बीच महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा है। सतपाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के बीच महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और महाबलेश्वर के बीच भोर घाट दर्रा है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और महाबलेश्वर के बीच भोर घाट दर्रा है। और थाल घाट दर्रा किसके बीच है? सतमाला और हरिश्चंद्र। और भोर घाट हरिश्चंद्र और महाबलेश्वर के बीच है जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। उड़ीसा में गडजात पहाड़ी, टिकरपाड़ा पर्वत श्रेणी, असियारा पहाड़ी, नारगढ़ पहाड़ी आदि स्थित है। टिकपाड़ा पर्वत श्रेणी और नयागढ़ पर्वत श्रेणी के बीच महानदी गुजरती है। टिकपाड़ा पर्वत श्रेणी और नयागढ़ पहाड़ी के बीच महानदी गुजरती है। गुजरात में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित है। कच्छ की पहाड़ी, मांडवा की पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। देखिए गुजरात में स्थित जो पहाड़ियां हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में देखा जाए तो कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। कच्छ प्रायद्वीपीय को कठियावाड़ प्रायद्वीपीय से अलग कच्छ की खाड़ी करता है। दीप और दमन के बीच खंभात की खाड़ी स्थित है। गुजरात की राजधानी
नगर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ढक्कन के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र देखे जाते हैं। पठार, धरातल से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, सिर जो है सपाट मेजाकार हो, पठार कहलाता है। इसका औसत ऊंचाई धरातल से 500 से 600 मीटर होता है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो भारत मुक्त पठारी क्षेत्र ही है, प्रायद्वीपीय जो है भारत मुक्त पठारी क्षेत्र ही है, अंतर्गत ढक्कन का पठार प्रायद्वीपीय क्षेत्र ही है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार कई पठारी क्रमों से निर्मित है, इसलिए इसे पठारों का पठार कहा जाता है। इसके अंतर्गत ढक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दंडकारन का पठार, कर्नाटक का पठार आदि विस्तार है। ये देखिए मैप में दिखाया गया है, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, ढक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, ये सब बघेलखंड का पठार, तेलंगाना का पठार। देखिए कर्नाटक का पठार, यह कर्नाटक में स्थित पठार है जो लगभग 1,89,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बाबा बुदन यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्यागिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक के पठार में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। कर्नाटक पठार क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा प्रमुख नदियाँ हैं। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा प्रमुख नदियाँ हैं। तेलंगाना का पठार ढक्कन के पठार का हिस्सा है। तेलंगाना का जो पठार है वो ढक्कन का पठार का हिस्सा है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। डोलीगुट्टा तेलंगाना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण पठारी क्षेत्र को रायसीमा का पठार, जबकि ऊपरी पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहा जाता है। ढक्कन का पठार, इसका विस्तार उत्तर में सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ी तक है। पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट तक विस्तृत है। कर्नाटक का पठार एवं तेलंगाना का पठार इसी का हिस्सा है। यह भारत के 8 राज्यों में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। देखिए ढक्कन का पठार जो है ना, इसका विस्तार उत्तर में सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ी तक है। पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट तक विस्तृत है। कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार इसी का हिस्सा है। यह भारत के 8 राज्यों में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ढक्कन के पठार का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यहाँ काली मृदा का प्रधानता है जिसमें कपास की खेती अच्छी होती है। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ी का विस्तार ढक्कन पठारी क्षेत्र में है। ढक्कन पठारी क्षेत्र में गोदावरी नदी अपवाहित होती है। ढक्कन पठारी क्षेत्र में गोदावरी नदी अपवाहित होती है। मालवा का पठार, यह मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टाने निर्मित पठार है। यहाँ भी काली मिट्टी की विकास हुआ है। चंबल, नर्मदा, तापी, मालवा पठार की मुख्य नदियां हैं। बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। ग्रेनाइट वर्नीस चट्टानों का अपर्दन से यहाँ लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों को उत्खात भूमि प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार देखा जाए तो यहाँ मुख्यतः झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है। यह पठार हजारीबाग के पठार, रांची का पठार तथा राजमहल की पहाड़ी से मिलकर बना है। छोटा नागपुर पठार से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है जो हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करता है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार के दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखिए छोटा नागपुर पठार से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है जो हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करता है। हजारीबाग के जो पठार है रांची के पठार को अलग करता है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है जो यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पवित्रता के दृष्टिकोण से इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहते हैं। पारस नदी की पहाड़ी छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1366 मीटर है। यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। दंडकारन का पठार, इस पठार का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक है। इंद्रावती नदी का उद्गम इसी पठार से होता है। भारत में
3 दंडकारण्य के बस्तर में क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य उच्च भूभाग में मुख्य रूप से उत्तर के विशाल मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार के बीच के उच्च भूभाग शामिल है। इनमें प्रमुख है अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणी एवं सतपुरा श्रेणी। अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणी और सतपुरा श्रेणी। देखिए अरावली पर्वत यहाँ पे है, विंध्याचल पर्वत हो गया, सतपुरा श्रेणी हो गया, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट, ढक्कन, नीलगिरी, नमन। अब देखिए पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत, इसका विस्तार दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर में है। यह एक प्राचीनतम पठार अवशिष्ट पर्वत है जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियल काल में हुई थी। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो आबू पहाड़ी पर है। आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। सतपुरा श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में फैली है। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो 1065 मीटर ऊंची है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। देखिए अमरकंटक एक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, 1665 मीटर ऊंची है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में है। इसकी लंबाई लगभग 1086 किलोमीटर है। विंध्याचल पर्वत में विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ी में स्थित है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सिंगार चोटी है जो 881 मीटर ऊंची है। विंध्याचल श्रेणी गंगा नदी के अपवाह को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी में मुख्य रूप से मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग का पठार है जो छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार रूप है। हिमालय के निर्माण के समय इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व में खिसक गया जिससे बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ जिसे नदियों ने धीरे धीरे भर दिया। मेघालय के पठार को पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जनजातीय पहाड़ी में विभाजित किया गया है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में मासीराम एवं चेरापूंज क्षेत्र स्थित है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में मासीराम एवं चेरापूंज क्षेत्र स्थित है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। इंद्रावती पर्वत कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मोलेम पर्वत कहाँ? गोवा में है। कैलेश्वर पर्वत कहाँ? हरियाणा में। बेतला पर्वत कहाँ? झारखंड में। देखिए तटीय मैदान। तटीय मैदान भारतीय क्षेत्र के तटीय मैदान को भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान क्या होता है? पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। जैसे जल में डूबे होने के कारण यह मैदान एक संक्रिय पट्टी मात्र है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। गुजरात का तटीय मैदान कच्छ और कठियावाड़ा तक है। कोंकण का तटीय मैदान महाराष्ट्र से गोवा तक है। कन्नड़ का तटीय मैदान गोवा से मंगलुरु तक है। मालाबार का तटीय मैदान मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। गुजरात का तटीय मैदान कच्छ और कठियावाड़ा तक है। कोंकण का तटीय मैदान महाराष्ट्र से गोवा तक है। कन्नड़ का तटीय मैदान गोवा से मंगलुरु तक है। मालाबार का तटीय मैदान मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। जो पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। मालाबार तटीय मैदान में विशेष स्थलाकृति कायाल
पाई जाती है जो मछली पकड़ने और नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान, देखिए पूर्वी की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे इस मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है: उत्कल तटीय मैदान, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तटीय मैदान। उत्कल तटीय मैदान उड़ीसा में स्वर रेखा नदी और महानदी के बीच स्थित है। उत्तरी सरकार तट, इस मैदान का विस्तार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यह महानदी और कृष्णा नदी के बीच है। कोरोमंडल तटीय मैदान का विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। उत्कल तटीय मैदान कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में स्वर रेखा नदी और महानदी के बीच में स्थित है। स्वर रेखा नदी और महानदी के बीच में स्थित है। उत्तरी सरकार तट, इस मैदान का विस्तार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। यह महानदी और कृष्णा नदी के बीच में है। कोरोमंडल तटीय मैदान का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। अब देखिए द्वीप समूह। भारत के बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। द्वीप समूह भारत के बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए ये मैप में दिया हुआ है, ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार। ये अरब सागर में अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है, जिससे बड़े द्वीप मात्रा 7 हैं और बड़े द्वीपों में 4 अंडमान में और जबकि 3 निकोबार में स्थित है। उत्तरी अंडमान या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। इसके पूर्वी भाग में नारकोंडम द्वीप है जो भारत के एकमात्र शुष्क ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान, यह भारत का सबसे बड़ी द्वीप है। मध्य अंडमान, इसके पूर्वी भाग में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट डिओवेली 515 मीटर है। दक्षिण अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम इसी द्वीप पर स्थित है। सेलुलर जेल यही है, सेलुलर जेल भी इसी में दक्षिण अंडमान पे ही है। इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयो 460 मीटर है। ग्रेट निकोबार, यह भारत का सबसे दक्षिण द्वीप समूह है। इस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है जो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट थुलियर 642 मीटर इसी द्वीप पर स्थित है। टेरासा द्वीप, केमोराटा द्वीप, नैरकौरी द्वीप, कटचल द्वीप इत्यादि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्रेट कोको द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिस पर म्यांमार का अधिकार है। प्री पेरिस द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिस पर म्यांमार का अधिकार है। लैंडफॉल द्वीप, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में स्थित है। न्यूमोर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। नाम परिवर्तन 30 दिसंबर 2018 को हुआ था। रॉस द्वीप, इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप को इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया है। हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया है। पोर्ट ब्लेयर, 13 दिसंबर 2024 को पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। लक्षद्वीप समूह, अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। लक्षद्वीप यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। ये प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल जैसा है। मिनिकॉय यह लक्षद्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है जो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप को लेकर भारत और मालदीव के बीच विवाद है, लेकिन वर्तमान में इस पर भारत का अधिकार है। भारत का कुछ प्रमुख नदी द्वीप, मांजुली द्वीप, यह द्वीप असम में है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। मांजुली द्वीप अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक नदीय द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला भी है। हैवलिप द्वीप,
यह उड़ीसा में स्थित है। इस वर्तमान समय में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में जाना जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप, यह आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। पवन द्वीप या आदम ब्रिज या राम सेतु का ही एक भाग है। पवन द्वीप जो है यह आदम ब्रिज या राम सेतु का ही एक भाग है। यह द्वीप मुन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप पर रामेश्वर स्थित है। पवन द्वीप या पवन चैनल रामेश्वर द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। कच्चा ट्यूबी द्वीप, इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद है। आलियावेट और खालियावेट द्वीप, यह द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित है। नर्मदा नदी के मुहाने पर आलियावेट द्वीप, जबकि ताप्ती नदी के मुहाने पर खालियावेट द्वीप स्थित है।